Good morning students. BSc Part 2 पेपर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स। पिछले वीडियोस में हमने फुल वेव रेक्टिफायर अर्थात पूर्ण तरंग दृष्टकारी के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर हमने देखा था कि फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट एसी वोल्टेज की दोनों साइकिल्स यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों हाफ साइकिल्स को यूज़ में लिया जाता है। इस कारण से उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है और रिपल फैक्टर और वोल्टेज रेगुलेशन कम होता है। एफिशिएंसी ईटा और रिपल फैक्टर आर हम पहले निकाल चुके हैं। आज हमें वोल्टेज रेगुलेशन या वोल्टता नियमन निकालना है। इसके साथ ही पीक इन्वर्स वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज और करंट के फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स भी हम आज देखेंगे। VI इनपुट वोल्टेज होता है EP साइन ओमेगा टी और ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल पर जो वोल्टेज हमें मिलता है वो होता है VS इज इक्वल टू NEP साइन ओमेगा टी, जहाँ पर N सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल्स में जो टर्न्स हैं उनका रेशियो है। NEP को ES लिखने पर VS हो जाता है ES साइन ओमेगा टी। फुल वेव रेक्टिफायर में हम सेकेंडरी कॉइल को सेंटर टैपिंग करते हैं। इससे एक डायोड को पूरे वोल्टेज का हाफ ही मिल पाता है, इसलिए VS प्राइम को हम लिखते हैं ES साइन ओमेगा टी बाई 2, जहाँ VS प्राइम एक डायोड को मिलने वाला वोल्टेज है और इस तरह से VS प्राइम हो जाता है EM साइन ओमेगा टी। ये एक फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम है। हमने देखा था कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में A पॉजिटिव होता है, जिस कारण से D1 फॉरवर्ड बायस होता है और D2 रिवर्स बायस होता है और हमें RL में से जो करंट मिलता है वो सिर्फ I1 मिलता है। नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 कंडक्टिंग स्टेट में आ जाता है और D1 नॉन कंडक्टिंग स्टेट में। इस कारण से I1 0 होता है और I2 मिलता है और तब हमें RL में से सिर्फ I2 धारा मिलती है। तो कुल धारा जो हो जाती है वो हो जाती है I1 प्लस I2। इस प्रकार हमें दोनों ही हाफ साइकिल्स में धारा प्राप्त हो जाती है। इनपुट वोल्टेज के साथ साथ आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म्स यहाँ डायग्राम में दी हुई हैं। इस डायग्राम से क्लियर है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें सिर्फ VO1 आउटपुट मिलता है और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए VO1 0 रहता है। इसी प्रकार पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए VO2 0 रहता है और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए VO2 मिलता है। और अगर दोनों को प्लस कर देते हैं तो हमें टोटल आउटपुट वोल्टेज मिल जाता है। IDC का मान हमने निकाला था, तो IDC आया था 2Im/π और इस प्रकार EDC हो गया था IDC/RL। IDC हो जाता है 2Im/π, तो EDC को हम लिख सकते हैं 2EM/RL/π RL प्लस R। इसी तरह हमने IRMS निकाला था। IRMS का मान आया था Im/√2, इसको हमने लिखा EM/√2 RL प्लस R और ERMS को हमने लिखा IRMS RL। IRMS Im/√2 है तो ERMS हो गया IM RL/√2। IM का मान रखने पर ERMS हो गया EM RL/√2 RL प्लस R। अब हम वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है ये हम हाफ वेव रेक्टिफायर में देख चुके हैं। आउटपुट वोल्टेज RL और IDC पर डिपेंड करता है। लोड करंट के साथ आउटपुट वोल्टेज का जो वेरिएशन है उसे हम वोल्टेज रेगुलेशन से मेज़र करते हैं और वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है ENL माइनस VFL डिवाइडेड बाय EFL, जहाँ पर ENL का मतलब होता है नो लोड की स्थिति में वोल्टता और EFL का मतलब होता है फुल लोड की स्थिति में वोल्टता।
ENL निकालने के लिए हम परिपथ में से लोड को हटा देते हैं। इसका मतलब हम RL को इनफाइनाइट कर देते हैं और फिर ENL और EFL के मान को सब्स्टिट्यूट करके हम वोल्टेज रेगुलेशन का मान निकालते हैं। EDC होता है IDC RL। दिस इज इक्वल टू 2Im/π RL, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर के लिए IDC का मान है 2Im/π। दिस इज इक्वल टू 2Em RL/π RL प्लस R। इसे हम लिख सकते हैं 2Em/π 1 माइनस R/R प्लस RL, और ब्रैकेट को खोलने पर हम लिख सकते हैं 2Em/π माइनस 2Em R/π R प्लस RL। दिस इज इक्वल टू 2Em/π माइनस IDC R, क्योंकि 2Em/π R प्लस RL IDC के बराबर होता है। ये इक्वेशन 14 है। इस इक्वेशन को वोल्टेज रेगुलेशन इक्वेशन या वोल्टता नियमन समीकरण भी कहते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि रेक्टिफायर एक ऐसे वोल्टेज सोर्स के समान काम कर रहा है जिसकी वोल्टता 2Em/π है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस या आंतरिक प्रतिरोध R है। आंतरिक प्रतिरोध के कारण जो डिसिपेशन है वो IDC R हो गया। इस प्रकार हमें जो EDC मिलता है वो मिलता है 2Em/π माइनस IDC R। नो लोड की स्थिति में RL इन्फाइनाइट हो जाएगा। RL इन्फाइनाइट होने का अर्थ हो गया कि IDC 0 हो गया। उस स्थिति में EDC को हम 2Em/π लिख सकते हैं। इसलिए फॉर RL इज इक्वल टू इन्फिनिटी EDC इज इक्वल टू 2Em/π। अब वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन है ENL माइनस EFL अपॉन EFL। अगर हमें परसेंटेज में निकालना होगा तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। VNL है 2Em/π और EFL है 2Em/π माइनस IDC R। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर VR हो गया 2Em/π माइनस 2Em/π माइनस IDC R डिवाइडेड बाय 2Em/π माइनस IDC R। दिस इज इक्वल टू IDC R डिवाइडेड बाय 2Em/π माइनस IDC R। IDC का मान हमने पहले निकाला था और वो आया था 2Im/π इज इक्वल टू 2Em/π RL प्लस R। यहाँ से हम 2Em/π को लिख सकते हैं IDC इंटू RL प्लस R। इस प्रकार वोल्टेज रेगुलेशन आ गया IDC R डिवाइडेड बाय IDC RL प्लस R माइनस IDC R। इस तरह VR हो गया R/RL। ये इक्वेशन 16 है। अब हम देख रहे हैं कि एक फुल वेव रेक्टिफायर के लिए पीक इन्वर्स वोल्टेज क्या होता है। पीक इन्वर्स वोल्टेज होता क्या है, पहले बताया है आपको कि पीक इन्वर्स वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जो कि डायोड रिवर्स बायस स्टेट में विथस्टैंड कर सकता है। सो द मैक्सिमम वोल्टेज दैट अ डायोड कैन विथस्टैंड इन द रिवर्स्ड बायस्ड स्टेट इज कॉल्ड पीक इन्वर्स वोल्टेज। इसे PIV भी कहते हैं। एक फुल वेव रेक्टिफायर के लिए पीक इन्वर्स वोल्टेज 2Em होता है, जबकि एक हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए पीक इन्वर्स वोल्टेज EM था। पीक इन्वर्स वोल्टेज 2Em कैसे आता है इसे हम डायग्राम से समझ सकते हैं। ये एक फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम है। जब डायोड D1 फॉरवर्ड बायस होता है तो डायोड D2 रिवर्स बायस होता है। तब D2 के P में माइनस EM वोल्टेज है और D1 के P में EM वोल्टेज है। D1 फॉरवर्ड बायस है, इस कारण से D1 का रेजिस्टेंस बहुत कम होगा और D1 के N में भी ऑलमोस्ट हमें EM वोल्टेज ही मिलता है और वही वोल्टेज D2 के N में जा रहा है। इस तरह D2 के P और N के बीच में जो वोल्टेज आ रहा है वो हो जाता है EM माइनस EM अर्थात 2EM,
और इस तरह पीक इन्वर्स वोल्टेज हो जाता है 2EM। तो एक फुल वेव रेक्टिफायर में डायोड का पीक इन्वर्स वोल्टेज या PIV को हम लिख सकते हैं 2EM। फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑफ आउटपुट वोल्टेज और करंट। हमने एक हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए धारा या वोल्टता के फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स निकाले थे। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ही करंट मिला था और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कोई करंट नहीं मिला था। हम यहाँ पे हमें जो I1 और I2 मिलते हैं उसमें I1 पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए करंट होता है और I2 नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए करंट होता है। इसका मतलब हम I1 के लिए वही एक्सप्रेशन लिख सकते हैं जो हमने फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए I के लिए लिखा था। I1 पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए अर्थात 0 से T/2 टाइम के लिए है और I2 नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए अर्थात T/2 से T के लिए करंट है। I2 करंट I1 से पाई फेज डिफरेंस पे होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू IM 1/पाई प्लस 1/2 साइन ओमेगा टी माइनस 2/3 पाई कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 2/15 पाई कॉस 4 ओमेगा टी। I2 में हम पाई का फेज डिफरेंस कर देते हैं तो I2 हो जाता है IM 1/पाई प्लस 1/2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई माइनस 2/3 पाई कॉस 2 पाई ओमेगा टी प्लस पाई माइनस 2/15 पाई कॉस 4 ओमेगा टी प्लस पाई एंड सो ऑन। इसको लिख सकते हैं IM 1/पाई माइनस 1/2 साइन ओमेगा टी, क्योंकि साइन ओमेगा टी प्लस पाई माइनस साइन ओमेगा टी होता है, और कॉस 2 ओमेगा टी प्लस पाई कॉस 2 ओमेगा टी ही होता है और कॉस 4 ओमेगा टी प्लस पाई भी कॉस 4 ओमेगा टी होता है। इसलिए कॉस की टर्म्स में कोई साइन का चेंज नहीं होगा और साइन की टर्म में माइनस साइन आ जाएगा। तो I2 हो गया IM 1/पाई माइनस 1/2 साइन ओमेगा टी माइनस 2/3 पाई कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 2/15 पाई कॉस 4 ओमेगा टी। टोटल करंट होता है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 और I2 को यहाँ पे रखने पर साइन की टर्म कैंसिल हो जाती है, क्योंकि I1 में प्लस हाफ साइन ओमेगा टी की टर्म है और यहाँ पर माइनस साइन ओमेगा टी की टर्म है। तो रिजल्ट हो जाता है IM 2/पाई माइनस 4/3 पाई कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 4/15 पाई कॉस 4 ओमेगा टी एंड सो ऑन। इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर सिर्फ कॉस की टर्म्स रहती हैं, साइन की कोई टर्म नहीं रहती, और हमें सिर्फ इवन हार्मोनिक्स मिलते हैं और हार्मोनिक्स नहीं मिलते। थैंक यू स्टूडेंट्स।